वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 17 मार्च और 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए रियल 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो कि आज की फर्स्ट में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन करो। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। सबसे पहले देख लेते हैं मैथ में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ में बच्चों डिस्काउंट से जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग डिस्काउंट टॉपिक से 4 क्वेश्चन की तैयारी जरूर करके जाना। CISI से जो है एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और चक्रीय चतुर्भुज से 3 सवाल थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 सवाल थे। बच्चों हम जो है कराएंगे अभी जीके जीएस के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। पहले हम इसको बता देते हैं मैथ का और रीजनिंग का, उसके बाद हम जीके जीएस के क्वेश्चन कराते हैं जो रियल पूछे गए थे। कौन से जो है एक क्वेश्चन आया था और अर्थमेटिक में जो है बोर्ड मार्क्स से 3-4 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, रेशियो से एक क्वेश्चन था, एज से एक क्वेश्चन था, स्पीड टेंस और लेंथ से जो है एक क्वेश्चन था। तो ये आपका मैथ का हो गया। तो इन सभी टॉपिक से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग जो आसान थी, कोडिंग डिकोडिंग से जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और वावेल एंड माइनस से एक क्वेश्चन था। पजल सीटिंग अरेंजमेंट से जो है 3 क्वेश्चन थे, सर्कल वाले थे जिसमें 7 आदमी बैठे थे। फ्लोर वाले 2 क्वेश्चन थे जिसमें आदमी बैठे हुए थे। ब्लड रिलेशन से जो है 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, साइन चेंज करने वाले 4 क्वेश्चन थे। तो ये आपका रीजनिंग हो गया। और कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर के कितने थे, कंप्यूटर के जो है 4 से 5 क्वेश्चन थे। जीके जीएस में पॉलिटी के 6 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 8 से 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन थे। अब हम रियल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में टेनिस स्टार यानिक सिन्नर ने डेनियर मेदवेदेव को हराकर कौन सा खिताब जीता। यह दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो था जीके जिस का था और करंट अफेयर पोर्शन से पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, मियामी ओपन, इंडियन वेल्स टाइटल या फिर मोंटे कार्लो मास्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन वेल्स टाइटल्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन वेल्स टाइटल। डिटेल सोल्यूशन के और फैक्ट के साथ देख लेते हैं। तो इंडियन वेल्स मास्टर को बीएनपी बीएनपी पैरिबस ओपन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह टूर्नामेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होता है। यह एटीपी मास्टर 1000 और WTA 1000 श्रेणी का टूर्नामेंट है। और यह पूछा जाए यह कहाँ खेला जाता है, तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसे 5th ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पुरुष और महिला दोनों वर्ग के मुकाबले होते हैं। इसका आयोजन हर साल जो है मार्च में किया जाता है। और एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। टूर्नामेंट का आधिकारिक स्टेडियम इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन था। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय। तो देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने जो है सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति की लूट को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी हैं। फैक्ट के साथ थोड़ा और देख लेते हैं ताकि जो है आगे शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लो।
फैक्ट से क्वेश्चन बनते ही हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, में इस सिद्धांत का विस्तार से समझाया, इस सिद्धांत को जो विस्तार से समझाया था। और उनका तर्क था कि ब्रिटेन भारत से कच्चा माल बहुत कम दाम पर ले जाता है और वहीं का तैयार माल भारत में ऊंचे दामों पर बेचता है। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन का बोझ भी भारतीय खजाने पर ही डाला जाता था। उन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल्स करार दिया। नौरोजी ने पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और इसे मात्र 20 रुपये बताया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रति आय की गणना पूछिए किसने की थी भारत में, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पूछे प्रति व्यक्ति आय कितनी आई थी, तो आपको बताना मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय आई थी उस समय, जिस समय गणना की गई थी, ठीक है। इस सिद्धांत ने भारतीय जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से ही भारतीयों को समझ आया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन है। क्या है? ब्रिटिश शासन है। यह सिद्धांत आज भी उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये इतने इसके डिटेल सॉल्यूशन थे यानी फैक्ट थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में इसरो के किस लॉन्च व्हीकल का मलबा मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर पाया गया? निर्जन द्वीप जहाँ पर कोई मतलब इंसान नहीं रहते हैं। ऑप्शन है PSLV C55, GSLV MK2, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM3 या SSLV D2। ये 4 ऑप्शन थे। तो हाल ही में मालदीव के एक वारीन द्वीप पर आंधी से गिरा एक विशाल धातु का टुकड़ा पाया गया। धातु का टुकड़ा वही था, ठीक है, जिसकी पहचान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्ग 3 यानी कि LVM3 के मलबे के रूप में की गई। LVM3 भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जिसका उपयोग चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशनों के लिए किया गया। रॉकेट लॉन्च के दौरान इसके विभिन्न चरण स्टेज ईंधन समाप्त होने के बाद अलग होकर समुद्र में गिर जाते हैं। यह मलबा उसी प्रक्रिया का हिस्सा था जो समुद्री धातुओं के कारण मालदीव के तट पर पहुंच गया। या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के अनुसार ऐसे मलबे की जिम्मेदारी उस देश की होती है जिसने इसे लॉन्च किया। इसरो और मालदीव की एजेंसियों ने इस मलबे के सुरक्षित निपटान के लिए समन्वय किया और यह घटना अंतरिक्ष कचरे स्पेस डेब्रिस के प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा के प्रति वैश्विक ध्यान को आकर्षित करती है। इसरो ने अपने भविष्य के मिशनों में मलबे को कम करने के लिए शून्य मलबा जीरो डेब्रिस तकनीक पर भी काम कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगा उनका सही जवाब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM3, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हांगकांग के खिलाफ भारत अपना अंतिम AFC एशियाई कप क्वालिफायर मैच कहाँ खेलेगा? कोलकाता, कोची, मुंबई या फिर गुवाहाटी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। तो इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉल टीम और हांगकांग नेशनल फुटबॉल टीम के बीच क्वालिफायर मैच कोची में खेला जाएगा, ठीक है। हो सकता है खेला भी गया हो, एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये कोची में खेला जाएगा। AFC एशिया कप की सबसे बड़ी फुटबॉल
प्रतियोगिता है। इसका आयोजन एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को ब्लू टैक्स कहा जाता है। एएफसी की स्थापना 1954 में हुई थी। एशिया कप हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। कोची केरल राज्य में स्थित है। कोची का प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। भारत की पहली बार 1964 में एशिया कप के फाइनल में पहुंचा था। पहली बार कब? 1964 में। एशिया कप में एशिया की शीर्ष फुटबॉल टीम भाग लेती हैं। एएफसी का मुख्यालय जो है कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, इसका सही जवाब है कोची। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मखली गोसाल, आनंद रघुलभद्र। तो मखली गोसाल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। वे प्रारंभ में जैन तीर्थकार महावीर स्वामी के शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने आजीविका संप्रदाय की नींव रखी, जो उस समय के प्रमुख नास्तिक दर्शन में से एक था। ठीक है, नास्तिक दर्शन में से एक था। इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत नियतवाद था, जिसका अर्थ है कि सब कुछ भाग्य द्वारा पहले से तय है। आजीविकाओं को मानना था कि मनुष्य के कर्मों का उसके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौर्य सम्राट बिंदुसार इस संप्रदाय के बहुत बड़े संरक्षक थे। सम्राट अशोक ने भी यही किया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने भी किया था, गए थे। और गया के पास सम्राट अशोक ने भी गया के पास जो है बाबर की पहाड़ियों में इन बिच्छू के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह संप्रदाय लगभग 2000 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। कब? कितने वर्षों तक? 2000 वर्षों तक। प्राचीन भारत में इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। इसकी शिक्षाएं आज भी दार्शनिक चर्चाओं का हिस्सा हैं। तो मखली गोसाल इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, देख लेते हैं। आर्याना सबलंका ने इंडियन वेल्स मास्टर 2026 में महिला का एकल खिताब जीता। करंट का क्वेश्चन है, आर्याना सबलंका। ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, आर्याना सबलंका ने जीता है। आर्याना सबलंका जो है बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी। कहाँ के हैं? ये बेलारूस की हैं। ठीक है, वह WTA रैंकिंग में विश्व नंबर 1 रह चुके हैं। ठीक है, वह WTA विश्व रैंकिंग में 1 नंबर पर रह चुकी हैं। सबलंका अपनी पावरफुल सर्व और आक्रमण खेल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिताब जीते हैं। इंडियंस वेल्स को टेनिस पैराडाइस भी कहा जाता है। WTA का मुख्यालय पूछे तो आपको बताना है फ्लोरिडा USA में है। और सबलंका ने कई WTA खिताब जीते हैं। WTA टावर दुनिया का प्रमुख महिला टेनिस सर्किट है। और महिला एकल खिताब टेनिस में 128 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? 128। और इंडियन वेल्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंटों में शामिल हैं। ठीक है, सही जवाब है अरीना सबलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्थल बाणवली भारत के किस राज्य में स्थित है?
ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो वाणिवली सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह हरियाणा राज्य के फतेहबादपुर में हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1973-74 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद R.S. विस्ट के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ से सिंधु सभ्यता के 3 चरणों यानी कि पूर्ण हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले। ठीक है, तो आपको बताना है ये तीनों के जो है अवशेष मिले हैं। और बाणवली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर मिट्टी का हल यानी टोए लव है, जो उस समय की उन्नति खेती का प्रमाण है। जहाँ की जल निकासी प्रणाली अन्य हड़प्पा शहरों की तरह बहुत अच्छी नहीं थी। खुदाई में बड़ी मात्रा में जौ, बारले के दाने मिले। ठीक, किसके दाने मिले? जौ के, जो उस समय की प्रमुख फसल थी। कौन फसल थी? जौ। यहाँ की सड़कें शतरंज की बिसात की तरह एक दूसरे को काटती थी। इस स्थल ने सरस्वती नदी घाट के पास विकसित यह स्थल जो है इस स्थल ने सरस्वती नदी घाट के पास विकसित हुई और हड़प्पा संस्कृति को समझने में बहुत मदद की। ठीक है, वर्तमान में यह हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। तो बाणा सिंधु सभ्यता इसका सही जवाब है। और ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आते ही हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की चिकित्सा पद्धति के बारे में कालीबंगा से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली, जिसमें 6 छेद किए गए थे। कितने छेद? 6 छेद किए गए थे। पुरातात्विक वेदों के अनुसार यह ट्रिपनेशन या खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सबसे पुराना उदाहरण है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय के लोग मस्तिष्क की बीमारियों या चोटों का इलाज करना जानते थे। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल से जूते, खेत के साज भी मिले हैं, जो विश्व में सबसे पुराने माने जाते हैं। इसमें विश्व में यहाँ से हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। क्या? हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो उनके धार्मिक जीवन को दर्शाती हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में ए घोन ने की थी। यह स्थल घग्गर नदी के यानी कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की खुदाई में यह भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन और स्वास्थ्य विजन में अपने समकालीन सभ्यताओं में बहुत आगे थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध कालीबंगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। वह 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी एक साहसी योद्धा था, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उसके अपने दरबारी और रिश्तेदार उसके खिलाफ हो गए। पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने लोदी के काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में बाबर ने तोपखाने और नए युद्ध
रणनीतियों का उपयोग किया। इससे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हार गई। इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। दिल्ली का एक मात्र योद्धा था, ठीक है। उसकी मृत्यु के साथ ही 320 वर्षों तक चले आ रहे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। 320 वर्षों से चला आ रहा था दिल्ली सल्तनत, उसका जो है अंत हो गया। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने सदियों तक शासन किया। सदियों तक शासन किया। लोदी वंश के शासनकाल में ही वास्तुकला की मकबरा शैली काफ़ी विकसित हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, अंडर द समृद्धि ग्राम पंचायत सर्विस प्लॉट इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट वाज समृद्धि केंद्र लॉन्चेड या इनग्रेटेड? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश हुआ था। देखो, समृद्धि ग्राम फाजिल सर्विस पहल के तहत समृद्धि के केंद्र मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। फिजिटल का मतलब होता था फिजिकल प्लस डिजिटल होना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाना या ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की पहल है। इससे बैंकिंग सेवाएं गांवों तक पहुंचेंगी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर मिलेगी, डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा, ग्रामीण नागरिकों की सेवाएं एक केंद्र पर मिलेंगी, ठीक है। और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।